वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुकेश सहनी और पशुपति पारस अब अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए ने उन्हें भाव नहीं दिया है और बीजेपी ने ना तो उन्हें सीटें दी हैं। कहा जा सकता है कि पशुपति पारस अपने चचा पर भतीजे भारी पड़े हैं और 5 की 5 सीटें अब चिराग पासवान को मिल गई हैं। तो साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े होंगे। विवेक से हम बातचीत करेंगे कि अब मुकेश सहनी क्या करेंगे और पशुपति पारस क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों को उम्मीदें थी कि एनडीए इन्हें भी सीटें देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। विवेक, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है कि इन दोनों नेताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पशुपति पारस तो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि वो लड़ेंगे, मुकेश सहनी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? जी बिल्कुल, बिहार में जो एनडीए में था सीट शेयरिंग सारा चीज़ फाइनल हो गया, लेकिन अब जो पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर जो अटकलें लग रही थी कि उनको एनडीए समझाएगी बुझाएगी, लेकिन एनडीए में उन दोनों को दरकिनार कर दिया गया। अब ऐसे में क्या जो पशुपति पारस हैं, जिस तरीके से उन्होंने बीते दिनों जब संसदीय बोर्ड के जो बैठक किया था उस समय उन्होंने कहा था कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं देती है एनडीए तो हम दूसरे गठबंधन की ओर मूव करेंगे। ऐसे में अब पशुपति पारस को निर्णय लेना है। क्या पशुपति पारस जो आरजेडी की ओर जो झुकाव कर रहे हैं, क्या आरजेडी के साथ आएंगे बिहार में? और साथ ही साथ जो बता दें कि और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहा करते थे कि हमको एक भी सीट नहीं मिलेगा, उसके बाद भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन अब तो उनका एक भी सीट नहीं मिला। और यहाँ तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में, उसमें न तो पशुपति पारस के पार्टी से कोई गए और न ही पशुपति पारस का नाम जिक्र हुआ, नहीं मुकेश सहनी का। जो मुकेश सहनी अभी जो निषाद आरक्षण को लेकर जो लोगों बिहार में घुमा कर रहे हैं, फूलन देवी का प्रतिमा लगा रहे थे, और ऐसे में अब मुकेश सहनी को दरकिनार कर दिया गया, साथ ही साथ पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया। बीते दिनों का आपको याद होगा जब पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, उस समय चिराग पासवान को भी आश्वासन मिला था कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है। उस समय बता दें कि उस समय चिराग पासवान से हमसे फेस टू फेस बात भी हुई थी। उसमें सारे पत्रकार लोग से बातें उन्होंने कहा था एक दिन पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको कैबिनेट में जगह दे रहे हैं, लेकिन अचानक ये हुआ कि उनको न जगह देकर चाचा को जगह दे दिया गया। उस समय नीतीश कुमार जो थे वो बीजेपी के साथ में थे, और ऐसे में उस समय जो चिराग पासवान जो देखा कि विधानसभा का चुनाव का समय था, तो विधानसभा के चुनाव के समय चिराग पासवान ने सारे जगह जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारा था, और ऐसे में उनसे जो कही जाए तो ये साफ तौर पर इस बार जो है बीजेपी ने बदला भी लिया कि एक तरफ से चिराग पासवान को खुद मना लिया और जो पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया कि पशुपति पारस जो अपने आप को जो कह रहे थे कि अगर 5 सीट नहीं मिलती है तो हम दूसरे गठबंधन की ओर मूव करेंगे। अब लेकिन सबसे बड़ी ये सवाल है कि क्या पशुपति पारस जो जितने भी जो सिटिंग सीट है, क्या वो सिटिंग सीट पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे? क्या 2020 वाले ही फार्मूला को अपनाएंगे जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के समय पारस जो बात है, पशुपति पारस जो एनडीए गठबंधन के साथ में थे और चिराग पासवान उस समय अपने आप को हनुमान बताकर वो उन्होंने जेडीयू के खिलाफ सारे जगह प्रत्याशी उतारा था। और ऐसे में क्या पशुपति पारस के पास इस बार बड़ी चैलेंजेस है कि पशुपति पारस अपनी पार्टी को किस तरीके से बचाए रखते हैं, साथ ही साथ मुकेश सहनी जो निषाद को आरक्षण दिलवाने के लिए निकले हुए थे, किस तरीके से पार्टी को बचाए रखते हैं, यह सबकी बड़ी निगाहें बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो कही जाए तो 40 लोकसभा सीट को लेकर जो खींचतान चल रहा था कि एनडीए गठबंधन के अंदर के कौन सीट किनको मिलेगा, कौन सीट किनको मिलेगा, लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया। जेडीयू को 16 सीट दे दिया गया और साथ ही साथ बीजेपी 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी बीजेपी अपने आप में पाला करने में सफल रही। उसके साथ साथ बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को भी सफल करने में सफल रही, और उसके साथ चिराग पासवान जो नाराज चल रहे थे उनको भी सफल रही है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो थोड़ा सा दिक्कत जो पहुंचा जेडीयू को पहुंचा, अगर जेडीयू की बात कर लिया तो जो गया सीट है, गया सीट जेडीयू का सिटिंग सीट है, और उसके साथ साथ जो काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे वो भी जेडीयू का सीट है। जेडीयू का इस बार जो दो जगह जो पाला बदला गया है, जिस तरीके से शिवहर से अगर बात कर लिया तो शाम में ही लवली आनंद जो आनंद मोहन के पत्नी है उन्होंने जेडीयू का दामन थामा। उसके बाद वो कहा जा रहा है कि शिवहर सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, यानी कि अब जो सबकी जो फार्मूला हो तय हो गया। लेकिन अब जो कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेंगे यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सब कौन गठबंधन कहां से चुनाव लड़ेगा
और गठबंधन में कौन दल कहां से चुनाव लड़ेगा, यह सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन अब जो पशुपति पारस और मुकेश सहनी को बता दें कि गठबंधन के एनडीए गठबंधन से उनको दरकिनार कर देगा। पशुपति पारस तो अपने आप को बता रहे थे, लेकिन जो मुकेश सहनी लगातार को प्रयास कर रहे थे, लगातार पैरवी कर रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी को इस बार नहीं लिया गया और मुकेश सहनी को दरकिनार कर दिया गया और साथ ही साथ पशुपति पारस भी दरकिनार हो गया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ पशुपति पारस और मुकेश सहनी कदम उठाते हैं। जी उदय। चलिए विवेक, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सबकी नजर इस पे रहेगी कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी क्या कदम उठाते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। धनबाद और गिरनी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।